आज आप लोगों के बीच द एग्ज़ाम पोर्टल का मास्टर बुक सामान्य विज्ञान का जो है हम एक वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि आपका 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों का जो है ना हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर तो देखेंगे ही, लेकिन प्रत्येक प्रश्न को जो उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो भी हम आपको जोड़ के यहाँ पे बताएंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो 6 क्लास से हम लोग पहले शुरू करते हैं। देखिए आप देख लीजिएगा कि 6 क्लास का बुक में जो है ना आपको ये टाइटल वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चंस कहता है कि भोजन के घटक कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला होगा प्रोटीन, फिर होगा विटामिन, फिर होगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को मतलब कि बिल्ड करने का काम करता है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को मसल्स को बिल्ड करने का काम करता है। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर आपको बोलेगा तो फैट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको 9.2 किलो कैलोरी आपको जो है एनर्जी मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। प्रोटीन जो होता है ना ऊतक निर्माण में आपका सहायक होता है। प्रोटीन जो होता है ऊतक निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद आपके ऑर्गन के निर्माण में सहायक होता है, बॉडी के निर्माण में सहायक होता है, वृद्धि करने में सहायक होता है। वसा में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलता है, वसा से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और विटामिन से हमें किसी भी तरह का एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन विटामिन जो है ना हमें रोगों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। विटामिन क्या करता है, रोगों से लड़ने में हमको मदद करता है। जैसे कि अगर हम विटामिन सी का बात करें तो जिसका नाम होता है एस्कर्बिक एसिड, जो कि हमारे दांत हो गया, मसोड़े में सूजन आने से ये एस्कर्बी होता है। और विटामिन सी जो है क्या करता है, हमारे शरीर में रोगाणुओं को लड़ने की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है विटामिन सी। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे कि आहारी रेसे का दूसरा नाम क्या है, तो इसको 2 रेसे रुक्षांश कहा जाता है, इसको 2 रेसे रुक्षांश भी कहा जाता है। देखिए फाइबर्स, फाइबर्स क्या काम है, रेसे का मतलब होता है फाइबर्स। देखिए हमको फाइबर्स का बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है हमारे शरीर में। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर का जो भी सेल होते हैं जो रिपेयरिंग करने में फाइबर्स का ही अहम योगदान होता है। हमारा सेल बर्न हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम निकाले हो तो आप रनिंग करते होंगे तो आपका शरीर में क्रैम्प से बचाने का काम जो है आपका फाइबर करता है। उस क्रैम्प को भरने का काम आपका विटामिन सी करता है। इसीलिए आपको देखा होगा एक दवाई लिम्सी नाम से आते रहता है जो कि 500 mg का होता है, वो अक्सर एथलीट्स को खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके शरीर में जितना ज़्यादा विटामिन सी होगा आपके शरीर में लैक्टिक एसिड उतना कम बनेगा। क्योंकि लैक्टिक एसिड आपको कब बनता है, जब आपके शरीर में अवायवीय शोषण होता है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में जब आपके शरीर में शोषण की क्रिया होती है तब आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, CO2 बनता है। ठीक है, याद रखना है। और जैसे ही वायवीय शोषण होता है तो आपके शरीर में ग्लूकोज से क्या बनता है, एनर्जी बनता है। और 38 ATP जो है ना हम लोग ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, और एटीपी को एडिनो ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। और ये सभी हमारे क्रेब्स साइकिल के द्वारा आता है, यानी वायवीय शोषण जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जो कि ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है, तो प्राइमरी प्रोडक्ट आपका ग्लूकोज बनता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उसमें आपका क्या होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में, धूप के प्रकाश में आपका क्या करता है, उसमें मैग्नीशियम तत्व होता है, ठीक है, धातु होता है। और उसके बाद आपका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12 वो 6 बनता है। फिर आपका क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। फिर आपका, ठीक है, और वही ग्लूकोज को क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब वायवीय शोषण होता है तो आपका वो किस में बनता है, ATP में फॉर्मेशन होता है, जिसमें 2 पायरुवेट बनता है और 2 ATP बनता है। ठीक है, अवायवीय शोषण में, अवायवीय शोषण में क्या होता है, 36 ATP बनता है, 2 पहले वाला 38 ATP मिल करके हमारे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, और याद रखिएगा खनिज से जो है ना अंग का निर्माण होता है। खनिज से किसका निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। और आहारी रेशा जो है ना आंत को साफ करने का काम करता है, जिसको फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स जो है आंत को साफ करने का काम आता है। और रुक्षांश जो है ना इसको रफेज कहा जाता है। रफेज प्लस जो जल है ना ये दोनों उचित मात्रा में मिल करके क्या होते हैं, आपके रुक्षांश बनाते हैं। जो आपके फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स और जल उचित मात्रा में मिल करके क्या होता है, रुक्षांश बनाता है। और हमारे शरीर में जो लीवर होता है वो क्या करता है, यूरिया बनाने का काम करता है। और उसमें आपका अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया बनता है। और यूरिया का शुद्ध NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। और जिसमें नाइट्रोजन आपका 46% होता है। और हमारे शरीर में जो एमिनो एसिड बनता है, जो यूरिक एसिड के रूप में हम लोग मूत्र का विसर्जन करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जब पानी पिएंगे ना तब हमारा क्या होगा कि अमोनिया हमारे शरीर से बाहर आता है। याद रखिएगा, यानी रुक्षांश जो हो गया फाइबर प्लस जल के उचित मात्रा उपस्थित होता है रुक्षांश में। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद देखिए रुक्षांश हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये अपच भोजन को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और प्रोटीन युक्त भोजन में प्राय क्या होते हैं, शरीर जो है ना वर्धक होता है, यानी शरीर का निर्माण हमारा प्रोटीन से ही होता है। ठीक है, फॉस्फोरस और प्रोटीन से। और हमारे दांत में क्या होता है, जो इनामेल होता है ना सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है
अभाज्य रोग जो होता है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, उसको हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है, जो कि लंबी अवधि तक हमारे शरीर में होता है। उसके बाद देखिए इसमें होता क्या है कि पोषकों के अभाव के कारण ये सभी रोग आपके शरीर में होते हैं। कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या होता है? तो क्षीणता दृष्टिहीनता यानी, और आपको पता होना चाहिए विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन ए का स्रोत क्या है? आपका गाजर है। और विटामिन ए की कमी से आपको क्या होगा? आंखों का प्रॉब्लम होगा। और आंख से याद आया, हमारे आंखों में जो है उत्तल लेंस होता है। हमारे आंखों में क्या होता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जो क्या बनाता है? आपका सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, ठीक है। और हमारे आंखों में जो है ना 3 तरह की प्रॉब्लम होता है। एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और आपका निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो आपको पता होना चाहिए विटामिन डी। और विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है, इसको हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए हमारे छोटी आंत में ई कोली बैक्टीरिया होता है, जो विटामिन डी और विटामिन के बनाने का भी काम करता है। और विटामिन के से हमारे शरीर में किस चीज का कमी होता है? तो ब्लड का थक्का जो है ना उससे बनता है। और हमारे शरीर में जो है हिपेरिन नामक जो है प्रोटीन होता है, जिसके वजह से शरीर के अंदर क्या होता है? ब्लड का थक्का आपका नहीं बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम वसा में आपको 9.2 किलो कैलोरी मिलता है और 1 ग्राम वसा में 4.2 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिलता है। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? तो पोषक कहा जाता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का प्रयोग करने में मदद करता है? तो वो आपका विटामिन डी होता है। क्या होता है? विटामिन डी होता है, ठीक है। उसके बाद है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में। किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? विटामिन बी और सी होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? एडेक होता है। एडेक होता है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है? तो विटामिन B1। B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं। B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। और कौन सा पोषक तत्व तो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है आपका नहीं पाया जाता। और याद रखिएगा विटामिन सी जो है ना गर्म करने पर क्या होता है? खत्म हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाए जाते हैं? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अनाज वैसे चावल और गेहूं जो हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के लिए कौन में से क्या होना चाहिए? तो कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा होना चाहिए। कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगा? तो वसा से प्राप्त होगा। कितना? तो 9.2 किलो कैलोरी हमको वसा से एनर्जी प्राप्त होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। और प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होता है? तो शरीर की वृद्धि के लिए। हमने बताया था आपको प्रोटीन का क्या काम होता है? ऊतक का निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है, बॉडी का वृद्धि होता है और एनर्जी भी हमें मिलता है। और मसल्स बिल्डिंग में आपका प्रोटीन अहम भूमिका निभाती है। विटामिन ए जो है हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। और यह हमें जो है किससे प्राप्त नहीं होता है? तो ये आपका ईस्ट से जो है आपका क्या होता है? आपका विटामिन ए प्राप्त नहीं होता। याद है प्रोटीन किसका उदाहरण है? तो वृद्धि और निर्माण पदार्थ का उदाहरण है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। ऑक्सीजन के द्वारा शरीर की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना किस प्रमुख पदार्थ से होता है? तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट से होता है। हम आपने बताया था कि ऑक्सीकरण जो है ना 2 तरह का होता है। एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण में क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है जो कि क्रेब्स चक्र में होता है। और अवायवीय शोषण जिसमें ऑक्सीजन का एब्सेंट होता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। कहाँ पे? तो आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे कहता है कि घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन उपयोग में होता है? तो विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो है आपका क्या होता है? विटामिन सी आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है? तो विटामिन B2 के कमी से। किस किलोसिस जो नामक रोग होता है किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B2 से होता है। कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो आंवला स्रोत होता है। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तु को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं।
ठीक है। देखिए, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारभासी। तो पारदर्शी मतलब क्या होता है? जो कि आर पार देखता है। अपारदर्शी मतलब जो होता है जो आर पार नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। तो कौन सी पारदर्शी सामग्री है? तो पानी हो गया, वायु हो गया, कांच हो गया, ये सभी क्या है? आपके पारदर्शी सामग्री हैं। उसके बाद है कि किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में ठोस के विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। और देखिए, वाष्पीकरण एक प्रकार का उष्मा शोषी अभिक्रिया है। वाष्पीकरण एक प्रकार का क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए, ऊन जो होता है ना, ये प्रोटीन में न पचने वाला, आपका ऊन जो होता है ना, प्रोटीन से न पचने वाला होता है। ऊन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो कि न पचने वाला प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। और पॉलिस्टर जो होता है ना, ये कम पानी सोखता है। पॉलिस्टर क्या करता है? कम पानी सोखता है और जल्दी सूख जाता है, याद रखिएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि दौड़ धूप में हम लोग पॉलिस्टर के कपड़े का यूज करते हैं, एथलीट पॉलिस्टर कपड़े का यूज करता है। और याद रखिएगा, सूती वस्त्र जो होता है ना, अधिक क्या करता है? अधिक जो है ना क्या करता है? आपका जल्दी नहीं सूखता है और अधिक जल सोखता है। अधिक जल सोखता है और जल्दी नहीं सूखता है, याद रखिएगा। और रेशम वस्त्र जो होता है ना, ये क्या होता है? मैक्सिमम इसमें चमक होता है। रेशम वस्त्र में क्या होता है? मैक्सिमम चमक होता है। और रेशा जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक रेशा और एक होता है कृत्रिम रेशा। तो प्राकृतिक रेशा क्या सब हो गया? जूट हो गया, पटसन हो गया, कपास हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद रेशम हो गया, रुई हो गया, ऊन हो गया, ये सभी आपके क्या है? प्राकृतिक रेशा हैं, ठीक है। और कृत्रिम रेशा को हो गया नेलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा, नेलॉन जो होता है, नेलॉन जो था ये पहला कृत्रिम रेशा था। नेलॉन क्या था? ये पहला कृत्रिम रेशा था। उसके बाद अगर आप आइएगा, देखिए, वस्तु तीन प्रकार का होता है, याद रखिए। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारभासी। तो पारदर्शी मतलब क्या हुआ? जिसको ट्रांसपेरेंट कहता है, जैसे शीशा हो गया आर पार। अपारदर्शी मतलब क्या? ओपेक्यू कहा जाता है, जो कि आपका दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, जो कि आर पार नहीं दिखता। उसके बाद होता है पारभासी, जिसको हम लोग अर्ध पारभासी भी कहा जाता है। इसको हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे मलमल का कपड़ा हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा, पदार्थ जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है ठोस, द्रव, गैस, और एक प्लाज्मा स्टेट भी होता है, एक आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और रेत को जल से अलग जो है निस्तारण के द्वारा किया जा सकता है। रेत को जल से अलग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो निस्तारण विधि से हम लोग जो है उसको अलग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वाष्पीकरण हमने आपको बताया गया एक प्रकार का उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उसके बाद कांच उदाहरण किसका है? तो पारदर्शी का है। विलय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। और याद रखिएगा, बी और सी दो ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुल जाते हैं। और कीड़ा, ठीक है, और ये कीड़ा कहिए या उसको एडेक कहिए, आप उसका नाम अपने अनुसार याद रख सकते हैं, जो कि आपका वसा में घुलनशील होता है। और वसा सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। जल में विलीन होने वाला एक गैस क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जल में जो है घुलने वाला गैस क्या है? ऑक्सीजन है। और याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो होता है ना, आग लगने का कारण होता है। और नाइट्रोजन जो होता है ना, आग बुझने का कारण होता है, याद रखिएगा। और नाइट्रोजन जो है ना, प्रोटीन निर्माण में भी काम होता है। और 20 एमिनो एसिड मिल करके जो है एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और हमारे शरीर में 10 तरह का एमिनो एसिड स्वतः शरीर बनाती है, और 10 तरह का एमिनो एसिड हम लोग बाहर से प्राप्त करते हैं। पानी में विलय द्रवों के नाम क्या होते हैं? सिरका और नींबू। सिरका और नींबू, सिरका देखिए, नींबू का पीएच मान पूछेगा तो 2.4 होता है, और सिरका का पीएच मान 2 से लेकर के आपका 3 के बीच में आता है, ठीक है। 2.8 अभी 2.2 भी आपका देखने के लिए मिलता है। और जो मक्खन का पेपर क्या है? आपका मक्खन का पेपर क्या है? तो ये एक पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है? पारभासी होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन से भोजन में जो है ना पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। तो खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया। और याद रखिएगा, विटामिन से हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है। मधुमक्खियां फूलों से जो है क्या करता है? मकरंद एकत्र करके भंडारित करती है। मक्खियां क्या करता है? फूलों से मकरंद एकत्र करके इकट्ठा करता है, क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होते हैं। फूल जो होता है और उसका मकरंद जो होता है वर्ष में कुछ ही समय के लिए क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जब मिश्रण को पानी में मिलाने पर भारी घटक नीचे बैठ जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। अवसादन कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, बालू और आप क्या कीजिए, आप पानी में मिला दीजिए, और मिला दीजिए तो देखिएगा कुछ समय के बाद क्या होगा? पानी आपका ऊपर आ जाएगा और थोड़ा साफ हो जाएगा, और गाद जो है ना वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये किस विधि से? इसको हम लोग अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। और रेत को जल से अलग करने का विधि हम लोग निस्तारण कहते हैं। रेत को जल से अलग करने का विधि को हम लोग क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं, ठीक है। सूखे पौधे की हड्डियों से
अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। यानी सूखे पौधे की हड्डियों से सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों, यानी आपने देखा होगा थ्रेसर आपके यहाँ होता है, थ्रेसर होता है, जिसे आपने धान को आपने थ्रेसरिंग किया होगा, गेहूं को थ्रेसरिंग किया होगा, मकई को थ्रेसरिंग किया होगा, तो यही चीज हुआ। यानी कि सूखे पौधे के डंडों से जो है ना उसको अलग करने का जो पृथक यानी अलग करने का विधि थ्रेसरिंग कहलाता। किसका प्रयोग जो है हम लोग निस्यंदन जो कि छानने के काम आता है, तो उसको हम लोग फिल्टर पत्र कहते हैं। ठीक है, कि जिसका प्रयोग हम लोग निस्यंदन जो छानने का काम आता है के रूप में किया है, उसको क्या कहते हैं, तो फिल्टर कहते हैं। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो निस्यंदन विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं दूध से पनीर बनाने का विधि। और चालनी के द्वारा आटा की अशुद्धियों को छाटा जाता है, जिसको हम लोग चालन कहते हैं। चालनी विधि से हम लोग क्या कहते हैं, आटा की अशुद्धियों का पालन करते हैं, जो अक्सर घर भर में हम लोग यूज करते हैं रोटी बनाने से पहले। ठीक है, किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं, जिसमें वाष्पन का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, वाष्पन का प्रयोग करते हैं, वाष्पन का प्रयोग करते हैं। और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि महात्मा गांधी जो है कब नमक आंदोलन किया था और कब नमक कानून को तोड़ा था, याद रखिएगा, ये हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद है अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो निस्तारण कहा जाता है। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि रेत को जल से अलग करने का विधि हमको क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। और निस्यंदन, नौ से निस्यंदन, नौ से नाला का पानी, सिंपल समझिए, नौ से निस्यंदन, नौ से नाला का पानी, क्योंकि निस्यंदन में जो है ना अशुद्धि को आंख से हम लोग देख सकते हैं। निस्यंदन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अशुद्धि को आंख से देख सकते हैं। और नाला का पानी को अलग करने का जो विधि होता है, जो कि अघुलित पदार्थ होता है, वो क्या है, निस्यंदन है। क्या है, निस्यंदन है। ठीक है, द्रव को वाष्प में क्या करता है, बदलता है। कौन, वाष्पन बदलता है। द्रव को वाष्प में बदलने का काम कौन करता है, वाष्पन करता है। कौन करता है, वाष्पन करता है। द्रव को वाष्प में बदलने का काम वाष्पन करता है। और यही वाष्पन विधि के द्वारा हम लोग समुद्र के पानी से नमक को निकालते हैं। और नमक जो है ना 1400 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। नमक जो है 1400 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। और द्रव्य से ठोस को पृथक करना जो है वाष्पीकृत विधि है। द्रव से ठोस को पृथक करना कौन सा विधि है, वाष्पीकृत विधि है। और पानी जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाष्पीकृत होने लगता है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। और जो पहाड़ी वाला इलाका में है, यही 100 डिग्री कहां होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए वहां पे जो है ना चावल बनाना कठिन होता है, दाल को बनाना कठिन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए विलयन आपसे पूछेगा ना, तो विलयन आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त विलयन, एक और होता है असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन जो होता है ना, कोई पदार्थ जिसका विलयन में जो है ना क्या होता चाहिए, अधिक न घुले। मतलब जो पदार्थ जिस विलयन में क्या होता है, और अधिक नहीं घुले, क्या करे, और अधिक नहीं घुले, उसको संतृप्त कहते हैं। और असंतृप्त मतलब क्या होता है कि जैसे कि और जाएगा उसमें, क्या, अब मान के चलो आपको भूख लग रहा है, आप जैसे कि आप ऐसे समझो ना, ऐसे रामायण में आपने कुंभकर्ण को देखा होगा, आपने रामायण में कुंभकर्ण को देखा होगा, क्योंकि वो उनका नींद ही कभी नहीं पूरा होता था, उनका कभी नींद ही नहीं पूरा होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको और सोना है, और सोना है, और सोना है, तो वो क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। क्या हो गया, उसको और सोना है, मतलब असंतृप्त हो गया। और हम लोग जैसे स्टूडेंट, उसको कम नींद होता है, 5 घंटा 7 घंटा में सो करके नींद पूरा हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। यानी कि अब उसको और नहीं सोना, अब उसको और नहीं सोना है, मतलब उतना ही सोना है जितना उसके हेल्थ के लिए सही है। ठीक है, तो उसको संतृप्त कहेंगे। और जिसको और मतलब कि सोते जाना है, सोते कुंभकर्ण बनना है, तो उसको असंतृप्त कहते हैं, याद रखिएगा। अब विलयन जो होता है ना, विलय प्लस विलायक मिल करके विलयन बनता है। विलय प्लस विलायक मिल करके क्या बनता है, विलयन बनता है। और विलय जो होता है ना, वो मात्रा कम होता है, अब विलायक जो होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। आप अक्सर याद रखिए, जो चीनी होता है अब प्लस पानी होता है, तो इसमें चीनी जो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, कम मात्रा में मिलाते हैं, और पानी क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं। तो चीनी कम मात्रा में क्या हुआ, ये विलय पदार्थ हो गया, विलय, चीनी क्या होगा, विलय हो गया। अब पानी क्या हो गया, आपका विलायक हो गया। पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। अब विलय और विलायक मिलकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। विलय और विलायक मिलकर के क्या बनता है, विलयन मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलय की मात्रा क्या होता है, कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, तापमान बढ़ने पर क्या होता है, ठोस की विलयता बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, ठोस की विलयता क्या होती है, बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, ठोस की विलयता बढ़ती है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। उसके बाद देखिए कहता है कि एसीटोन
और जल का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो आसवन का उदाहरण है। एसीटोन और जल का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो आसवन का उदाहरण है। और किशमिश के दाने जल में रखने पर वो फूल जाते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? तो परासरण का उदाहरण है। आप अक्सर देखिएगा, आप एक गिलास लीजिए और इसमें क्या कीजिए, कुछ बर्फ का टुकड़ा आप डाल दीजिए, आप अक्सर देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो है ना एक छोटा सा पानी का जो है ना छोटा छोटा मॉलिक्यूल जो है क्या होगा, गिलास से बाहर आने लगेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। याद रखिए। तो एसीटोन और जल का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो आसवन का उदाहरण है। और किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं, वो परासरण का उदाहरण है। ठीक है। समुद्री जल के शोधन में सामान्यतः किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। और अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है किस विधि से? तो आसवन विधि के द्वारा हम लोग अलग करते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहां से, जो आपको बता रहे थे, अपसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी से सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तारण कहा जाता है। हमने बता दिया। पृथक्करण शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग करना। पदार्थ किसे कहा जाता है? जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की अवस्था 3 है, ठोस, द्रव, गैस होता है, और एक होता है प्लाज्मा। अगर बहुत ही ज्यादा क्या करोगे, आप हीट बढ़ा दोगे, और बहुत कम आप क्या करोगे, हीट कम कर दोगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। याद रखिएगा। रेशों से बीज को कैसे पृथक किया जाता है? तो ओटने से क्या करने से? ओटने से। रेशों से बीज को कैसे अलग किया जाता है? तो ओटने से किया जाता है। बालू और लोहे के छिलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसको अलग करते हैं। ठीक है। द्रव और उसमें अविलय पदार्थों के अवयवों को किस विधि के द्वारा हम लोग पृथक करते हैं, मतलब अलग करते हैं? तो निस्यंदन के द्वारा। क्या करते हैं? निस्यंदन के द्वारा। यानी द्रव और उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को किस विधि के द्वारा हम लोग पृथक करते हैं? निस्यंदन। और पता होना चाहिए आपको जो है ना, जो विलयन होता है, विलय प्लस विलायक मिलकर के आपका क्या होता है? विलयन होता है। अनाज से भूसा और पत्थरों से किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो हस्तचलन के द्वारा। किस द्वारा? हस्तचलन के द्वारा। कभी कभी किस विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है? तो थ्रेशरिंग का कार्य। अक्सर आपने देखा होगा, पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे सारा धान वान छींट देते थे और इसमें एक डंडा बांध देते थे, और यहाँ पे क्या करते थे, 2 बैल लगा करके इसको खूब घुमाते थे। और जब घुमाते थे तो क्या होता था, यहाँ पे हमारा धान छूट जाता था, गेहूँ छूट जाता था। ठीक है। तो उसी को हम लोग थ्रेशरिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि किसान किस विधि का प्रयोग करके हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए किया जाता, तो उसको निष्पावन कहा जाता। क्या कहा जाता? निष्पावन कहा जाता। किस विधि का प्रयोग कर मिश्रण के 2 ऐसे अवयवों जिनकी अपमांगों में अंतर हो तो पृथक करने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग चालन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वो पृथक क्या होगा? पृथक परतों में बढ़ जाता है। तो इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनता है उसे हम लोग किस विधि के द्वारा पृथक करते हैं? तो निस्तारण के द्वारा करते हैं। किस द्वारा? निस्तारण के द्वारा करते हैं। हम आपको क्या बताएं? हम आपको बताएं ना, निस्तारण का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? देखिए, निस्तारण का प्रयोग जो है ना, मेनली हम लोग कब करते हैं? ठीक है। ये चीज़ हमको अभी जस्ट आपको हमने बताया, निस्तारण का प्रयोग। देखिए, निस्तारण का प्रयोग जब क्या होता है कि आप सिंपल समझो, पानी लो, उसमें क्या करो, रेत डाल दो, उसको खूब हिला दो, उसके बाद क्या करो, उसको थोड़ा देर छोड़ दोगे तो जल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और मिट्टी क्या होगा आपका, ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। ठीक है। चाय को एक जो है छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में आती है? इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते थे? निस्यंदन कहते हैं। मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो वाष्पन कहा जाता है। और यही वाष्पन विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? समुद्र के जल से नमक प्राप्त करते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पन कहा जाता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल में गर्म होकर के जिसके द्वारा धीरे धीरे वस्तु में बदलने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। और वाष्पन एक प्रकार का उष्मा शोषी अभिक्रिया है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वो संघनित होकर के क्या बन जाता है? तो द्रव जल बन जाता है। क्या बन जाता है? द्रव जल बन जाता है। जब वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। विलय पदार्थ होता है जो पानी में घुल जाते हैं। विलय पदार्थ होता है जो पानी में घुल जाता है, और जो पानी में नहीं घुलता है उसको अविलय पदार्थ कहा जाता है। जल में विलीन होने वाले गैस क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है।
किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। क्या? किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी में करते हैं, या प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम लोग स्कंदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंदीकरण कहते हैं। जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में उसके बाद होता है गंदले पानी का उपचार फिटकरी में हम लोग करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? इसको हम लोग स्कंदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंदीकरण कहते हैं। और इसके ऊपर वाला हमने इसको कर लिया था। चलिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। और मिश्रण आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है, आपको याद रखना, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। और याद रखिएगा, ताप बढ़ने पर क्या होता है? ठोस की विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर क्या होता है? ठोस की विलेयता बढ़ती है। और याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है मिश्रण के द्वारा। अल्कोहल जल मिश्रण से अलग किया जाता है, किस द्वारा? तो मिश्रण के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, अलग किया जाता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड से मिश्रण को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस जब सीधा गैस बन जाएगा तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और कौन सा एक विजातीय समीकरण है? तो निलंबन। निलंबन क्या है? एक विजातीय समीकरण है। ठीक है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। कोई पदार्थ तरल है, वो डायरेक्ट क्या हो गया? गैस में बदल गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। और जल का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके बाद 1400 डिग्री सेल्सियस किसका होता है? 1400 डिग्री सेल्सियस किसका होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में खटाखट बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, किसका होता है? तो नमक का होता है। पदार्थ के दाब या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में ठोस विलय को क्या करते हैं? विभक्त कर सकते हैं। तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। याद रखिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखिए, आपसे क्वेश्चन से ये पूछेगा कि देखिए, अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अभिक्रिया, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक अभिक्रिया, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, जिस मतलब कि आप ये समझिए, भौतिक अभिक्रिया को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। भौतिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनेगा, फिर बर्फ से हम लोग क्या करेंगे? पानी बना लेंगे। और इसी को हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। और एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। इससे क्या होता है? रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इससे रिवर्स नहीं किया जा सकता। आप जैसे कागज को आप जला दो और फिर क्या होगा? जले कागज को आप कागज बना सकते हो? नहीं। तो जो रिवर्सेबल नहीं होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको अनुत्क्रमणीय क्रिया कहा जाता है। इसको अनुत्क्रमणीय क्रिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जैसे कि N2 हो गया और H2 को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। और अमोनिया जो है ना हमारा, जैसे कि आप ये समझो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, अब प्लस आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। जब दोनों को आप अगर मिला दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तो ये हमारा बन जाएगा NH3 बन जाएगा। और यह जो है ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग हेबर विधि कहते हैं। तो अमोनिया किससे प्राप्त होता है? तो हेबर विधि से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? हेबर विधि से प्राप्त होता है। और याद रखिएगा कि मैक्सिमम ऊर्जा जो है ना, जो है आपका प्राकृतिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। मैक्सिमम ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक क्षेत्र से प्राप्त होता है और उत्पादक से प्राप्त होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ये सन से केवल 1% प्रकाश को लेकर के क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। सन से 1% ऊर्जा लेकर के प्रकाश को क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। और यह प्रसारण के द्वारा क्या होता है? पानी का अवशोषण करता है। और यह जो है, जो आपका फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रसारण के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? पानी का अवशोषण करते हैं। प्रसारण क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? पेड़ जो है पानी का अवशोषण करते हैं, प्रसारण की क्रिया के द्वारा। ठीक है।
तो आपको ये याद रखना है कि देखिए पेड़ में क्या होता है, एक होता है आपका जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को पूरा पौधे में, और ये जो है ना बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब कि ये ले जा भी मतलब कि ये जैसे कि ऊपर भी गया और नीचे भी आएगा। लेकिन आपका जाइलम जो होता है, जो कि जल ले जाने का काम करता है, ये एक केवल एक सिंगल डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, सिंगल डायरेक्शनल का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि देखिए CO2 और H2O, ठीक है, CO2 और H2O, CO2 प्लस H2O, ठीक है। CO2 आपका कहाँ मिल गया, वायुमंडल से ले लिया। H2 कहाँ से ले लिया, ये आपका परासरण विधि के द्वारा पौधा पानी से ले लिया। क्या किया, पानी से ले लिया, मतलब जमीन से ले लिया पानी। तो ये दोनों को जब आप मिला दीजिएगा क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और आप सन की उपस्थिति में, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ग्लूकोज बन जाएगा, जिसका C6H12O6 होता है। और फिर क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, और फिर आपका क्या बनेगा, H2O बनेगा, और फिर आपका CO2 गैस भी बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, धातु होता है, एक मैग्नीशियम होता है, धातु होता है, मैग्नीशियम होता है, धातु मैग्नीशियम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका ग्लूकोज जो होता है ना, वो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। ग्लूकोज क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। और बाय प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन मिलता है, बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और इसी ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जब हम इसको अभिक्रिया करवाते हैं, तब हमारा क्या बनता है, 2 पायरोविक एसिड बनता है, दो पायरोविक जब ऑक्सीजन, देखिए यहां पे क्या होता है, एक बार ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में क्या होता है, आपका 2 पायरोविक एसिड बनता है, 2 ATP बनता है, और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और वहीं पे जब ऑक्सीजन का प्रेजेंट में हो जाएगा, तो आपका क्या होगा कि ये जो है ना क्रेब्स चक्र के द्वारा होगा, और जहां पे आपका क्या होगा, 36 ATP बनेगा, और आपका CO2 गैस बनेगा, और आपका जल बनेगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। पर्णकृत किसको कहते हैं, तो पत्ते को जो है पत्ते को तना से जोड़ने की क्रिया को हम लोग पर्णकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णकृत कहते हैं। पत्ते को तना से जोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पर्णकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णकृत कहते हैं। और पर्णफलक किसको कहते हैं, पर्णफलक किसको कहते हैं, जिसको हम लोग पर्णफलक कहते हैं, ये मध्य सिरा से सिरा को जोड़ने का काम करता है। पर्णफलक जो होता है, जैसे कि आपका क्या हुआ, मान के चलो ये आपका पत्ती हो गया, ये क्या हो गया, पत्ती हो गया। तो देखिए पर्णवृत्त जो होता है, पर्णवृत्त जो होता है, ये पत्ती को क्या करता है, तना से जोड़ता है। ये पत्ती हो, इसको क्या करेगा, ये इसको जोड़ने का काम करेगा। इसको क्या करेगा, यहाँ पे पौधा हो गया, मान के चलिए ये पौधा हो गया, और ये पत्ता होगा, इसको जोड़ने का काम जो यहाँ पे क्या करेगा, इसको पर्णवृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपका पर्णवृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। और ये जो आपका पत्ती है, इसको जो ये जोड़ने का काम जो करता है ना, इसको हम लोग पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णफलक, क्योंकि ये मध्य सिरा हो गया, इसको मध्य सिरा कहता है, इसको मिड रिब कहा जाता है, इसको मिड रिब कहा जाता है। और जो आपका जो वेन जो होता है, ये सिरा हो गया, ये क्या हो गया, सिरा हो गया, ये क्या हो गया, सिरा हो गया। और इनको जोड़ने का काम कौन करता है, ये करता है पर्णफलक। कौन करता है, पर्णफलक करता है। और पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। पानी का वाष्पीकरण 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और पत्ती में जो है ना वाष्पोत्सर्जन करती है, पत्ती क्या करती है, पानी का वाष्पोत्सर्जन करती है। किसके द्वारा, तो स्टोमाटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा, ठीक है। और वाष्पन की क्रिया संघनन कहलाती है। वाष्पन की क्रिया जो संघनन कहलाती है, उसी से आपका क्या होता है, दर्भ होता है। यानी कि पानी का जो वाष्पन होता है, वाष्पित होता है, किस क्रिया के द्वारा, तो संघनन की क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा, संघनन की क्रिया के द्वारा, ठीक है। और चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। किस रंग के प्रकाश का पौधा में तीव्र अवशोषण होता है, तो नीला और लाल में। और याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है ना, लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है, और नीला प्रकाश में, उसके बाद नीला प्रकाश, मतलब 1 नंबर पे लाल होगा, दूसरा पे आपका नीला हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा पृथ्वी जो हमारा जो है, पृथ्वी जो नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। तो ये वर्ण विक्षेपण के कारण, किसके कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, किसके कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है। इंद्रधनुष बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश जो है संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, आपका ऑक्सीजन होता है, जिसको सेकेंड बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण में जो फोटोसिंथेसिस क्रिया हमने बताया था, जिसमें ग्लूकोज आपका प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो है किसकी उपस्थिति आवश्यक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है आपका क्या है, वो आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशीलता प्रकाश क्या होता है, लाल में होता है, और उसके बाद फिर ब्लू में होता है। डैश 2 गांठों के बीच तने का भाग होता है, उसको इंटरनोड कहा जाता है। 2 गांठों के बीच के भाग को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। जैसे कि ये पौधा है, यहाँ पे एक गांठ है, और ये आपका पत्ती है, तो इसी के बीच को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। एक नोड पर पत्तियों की व्यवस्था क्या होता है, फाइकल टैक्सी कहलाता है, ठीक है। एक नोड पर पत्तियों की व्यवस्था फाइकल टैक्सी कहलाती है। क्या कहलाता है, फाइकल टैक्सी कहलाता है, ठीक है। पेड़ पौधे की शाखाएं जो बाहर की मिट्टी
सहारा देती है, बाहर की मिट्टी क्या करती है, सहारा देती है, मिट्टी क्या करती है, सहारा देती है, जिससे वे टूटते नहीं है, जिससे वे टूटते नहीं है उसको जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। ठीक है, पौधे का कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है, तो तना है। पौधे का कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है, पत्ती और जड़ को जोड़ता है, उसको तना कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तना कहा जाता है। क्या करता है, तना कहा जाता है। पत्ती को तना से जोड़ने का काम को क्या कहते हैं, पर्णकृत कहते हैं। और पत्ती के मध्य सिरा से सिरा को जोड़ने का काम करता है मिड रिब, यानी कि मध्य सिरा से सिरा को जोड़ने का काम को क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, उसको क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हमने जस्ट बताया पत्ती वाष्पोत्सर्जन करती है किसके द्वारा, तो स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। और पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण करता है कौन, तो पत्ती करता है। पानी का वाष्पीकरण करता है कौन, पत्ती करता है, स्टोमाटा के द्वारा। और यह क्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। देखिए जाइलम जो है ना, जल तो ले ही जाता है लेकिन साथ में खनिज भी लेके जाता है, तो जल और खनिज ले जाने का काम जाइलम करता है। जल और खनिज को ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। जल और खनिज का ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है और तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, तो झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। पौधे कौन कौन से होते हैं, तो शाक पौधे होते हैं, झाड़ी पौधे होते हैं और वृक्ष होते हैं। शाक, झाड़ी और वृक्ष होता है। पौधे कौन कौन होते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष होता है। शाक पौधे की विशेषताएं क्या होता है, यह हरे एवं कोमल तने वाले होते हैं। शाक पौधे क्या होते हैं, हरे और कोमल तने वाले होते हैं। और शाक पौधा कैसा होता है, जिसकी लंबाई सबसे कम होती है। शाक पौधा का क्या होता है, लंबाई सबसे कम होता है। और यह क्या होता है, हरा होता है और कोमल तने वाला होता है। झाड़ी पौधे कैसा होता है, जिन पौधों की लंबाई आपके बराबर होती है, मतलब जिनकी लंबाई जो है ना इंसान की लंबाई के बराबर होगा, उसको हम लोग झाड़ी कह देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, झाड़ी। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में आपने बांस का टट्टी वट्टी पे आपको अक्सर झाड़ी देखने के लिए मिलता है, बाड़ी में झाड़ी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पत्ती की चपेट, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहा जाता है, तो फलक कहते हैं। पत्ती के चपटे भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। पत्ती के चपटे भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको हम लोग पर्णवृत्त कहते हैं। अभी जस्ट हमने बताया पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, तो जड़ के द्वारा। और किस विधि के द्वारा, तो संवहन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, तो परासरण विधि के द्वारा। परासरण की विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, परासरण विधि के द्वारा। क्या होता है, पानी का अवशोषण करता है जड़। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और यह भूमि पर क्या होता है, फैल जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। विसर्पी, सांप की तरह लेटने लगता है, वो सांप की तरह उसका पौधा क्या होता है, लेटने लगता है, इसलिए उसको सर्पी कहा जाता है, विसर्पी कहा जाता है। पत्तियों में सिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं, तो सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित वाले भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में आपने अक्सर इस तरह से देखा होगा, इस तरह से देखा होगा, इस तरह से आपने देखा होगा, ये बीच वाला भाग है, फिर यहाँ पे पत्ती होता है, फिर यहाँ पे पत्ती होता है, इस तरह से भाग होता है। तो ये बीच वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और साइड वाले भाग को फिलामेंट कहते हैं, जिसको हम लोग पुंग केसर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। छोटे और कोमल पौधे क्या कहलाते हैं, शाक। छोटे और कोमल पौधे क्या कहलाते हैं, शाक। और जो हमारे लंबाई के बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, झाड़ी। उसको क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। जिन पौधे के तने के आधार से शाखाएं निकलती है उसको झाड़ी कहा जाता है। तने पौधे में जल का काम कौन करता है, संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन का कार्य क्या है, तो पत्तों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार का क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। सलजम, चुकंदर किस मुसलन जड़ का उदाहरण है, तो कुंभी, कुंभी 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 जो आपका सलजम है, चुकंदर है, किस मुसलन जड़ का उदाहरण है, तो कुंभी है। और आलू क्या है, तना है, याद रखिएगा। विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंगों की होती है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंगों की होती है, तो पंखुड़ी होती है। ठीक है, फूल के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होता है। फूल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होता है। पत्ते पर रेखित संरचना क्या कहलाता है, सीरा। पत्ते की रेखित संरचना क्या कहलाता है, सीरा। और हमको क्या बताए थे, सीरा और मध्य सीरा को जोड़ने का काम कौन करता है, पर्णफलक करता है। हम आपको फिर दिखा रहे हैं, देखिए ये पत्ता हो गया, ये मध्य सीरा हो गया और ये आपका बाह्य सिरा हो गया। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, पर्णफलक करता है। ठीक है, और पत्ती को तना से जोड़ने का काम कौन करता है, पत्ती को तना से जोड़ने का काम कौन करता है, तो पर्णवृत्त करता है। कौन करता है, पर्णवृत्त करता है, याद रखिएगा। बीज जो है ना पुष्प से कौन से भाग से बनता है, तो बीजांड के। अब फल किन से बनता है, ओभरी से। फल बनता है ओभरी से, अब बीज बनता है बीजांड से। बीज बनता है बीजांड से। बीज पुष्प के कौन से भाग से बनता है, बीजांड से बनता है। यदि फूल की पंखुड़ियां जुड़ी हो तो उसके फूल में
कौन सा जो है ना भाग जुड़ा होता है तो उसको स्त्री केसर कहते हैं। अभी जस्ट हमने आपको बताए थे, ठीक है। पौधे के तने का कार्य क्या होता है, तो पानी तथा खनिजों को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाना और तैयार भोजन को पौधे के शेष भागों में पहुंचाना और शाखाओं तथा पत्तियों को सहारा देना। ये किसका काम होता है, ये तने का काम होता है। किसका, तने का काम होता है, ठीक है। और इसमें जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम जल के साथ साथ खनिज लवण भी ले जाता है, फ्लोएम जो है क्या करता है, फूड को ही केवल ले जाता है, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है बाय डायरेक्शनल होता है और जाइलम जो होता है यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शनल होता है, ठीक है, जो कि नीचे से ऊपर ले जाता है परासरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, परासरण विधि के द्वारा। जड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती जमाए यानी जकड़े रखती है, उन्हें मिट्टी में पौधे को कहा जाता है स्थिरीक। क्या कहा जाता है, स्थिरीक कहा जाता है, ठीक है। स्त्री केसर का निचला एवं फूल वाला भाग अंडाशय कहलाता है। स्त्री केसर का निचला और फूल वाला भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है जिसको हम लोग बीजांड कहते हैं। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है जिसको अंडाशय बीजांड कहा जाता है। किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है, तो तुलसी हो गया, धनिया हो गया और गुड़हल हो गया। तुलसी, धनिया और गुड़हल में क्या होता है, पत्तियों में क्या पाया जाता है, जालिका रूपी सिरा पाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से, देखो इस तरह से आपका क्या होता है, संरचनाएं पाया जाता है, ठीक है। और पुष्प किस भाग में अंडाशय मिलता है, तो स्त्री केसर में। किस भाग में अंडाशय मिलता है, तो स्त्री केसर में। किस भाग में अंडाशय मिलता है, तो स्त्री केसर में मिलता है, ठीक है। परागण किस में पाया जाता है, तो पुंकेसर में। परागण किस में पाया जाता है, पुंकेसर में। जब प्राथमिक फूल जीवित रहता है और आगे बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, तो मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जब प्राथमिक मूल जो है आगे बढ़ता है, जब प्राथमिक मूल जो है जीवित रहता है और आगे बढ़ता है, जब प्राथमिक मूल जीवित रहता है आगे बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, तो मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है। पौधे में किस का कार्य भूमि से जल का पोषक तत्व का अवशोषण तथा पौधे को सहारा प्रदान करना होता है, तो जड़ का होता है। क्या होता है, जड़ का होता है। और तना का भी होता है, याद रखिएगा। सरसों का पौधा किस जड़ का उदाहरण है, तो मूसला जड़। सरसों का पौधा किस जड़ का उदाहरण है, तो मूसला जड़ का उदाहरण है, ठीक है। गेहूं का पौधा किस जड़ का उदाहरण है, तो रेशेदार जड़, रेशेदार जड़, रेशेदार जड़, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किस से प्राप्त होती है, तो जल से, जल से, जल से, जल से। और जल में घुलनशील कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। और जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, बी और सी होता है, ठीक है। क्या अंडप में उपस्थित होता है, क्या अंड में उपस्थित होता है, तो बीजांड, बीजांड, बीजांड। अंडप में उपस्थित होता है बीजांड, याद रखें। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, रंध्र, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है, ठीक है, स्टोमाटा कहा जाता है। और मानव शरीर के अंदर क्या होता है, एल्वियोली कहा जाता है। मानव शरीर के अंदर क्या होता है, एल्वियोली। क्या होता है, एल्वियो, जिसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। देखिए फुफ्फुस सिरा क्या करता है, शुद्ध रक्त को लेकर के जाता है और उसके बाद सिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त को शरीर में लेके जाता है। और फुफ्फुस धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को शरीर में लेके जाता है और धमनी क्या करता है, अशुद्ध रक्त को। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को और धमनी जो है उसको शुद्ध रक्त को, सिरा अशुद्ध को और फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को, याद रखिएगा, ठीक है। कमजोर तने पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, आरोही कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या कहते हैं, कार्बनिक द्रव्य बनाते हैं। क्या पैदा करते हैं, कार्बनिक द्रव्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बनिक द्रव्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बनिक द्रव्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बनिक द्रव्य बनाते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, क्या होता है, पत्ती प्लस तने के हरे भाग में होता है। पत्ती और तने के हरे भाग में या रेशेदार जड़ में होता है, ठीक है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्ती के साथ साथ क्या होता है, तने के हरे भाग में भी होता है और रेशेदार जड़ में भी होता है, रेशेदार जड़ में भी होता है, ठीक है। जड़ दो प्रकार का होता है, एक होता है मूसला जड़, एक होता है मूसला जड़ और एक होता है आपका झखड़ा जड़। क्या होता है, झखड़ा जड़। क्या होता है, झखड़ा जड़। देखिए जड़ दो प्रकार का होता है, एक होता है मूसला जड़ और एक होता है झखड़ा जड़। तो मूसला जड़ किसको कहते हैं, जैसे कि आपका जिसको डाइकोट कहा जाता है, जैसे आम का हो गया, आम का जड़ मूसला जड़ कहना लेने का, आम का जड़ क्या होगा, मूसला जड़ होगा। झखड़ा जड़ मतलब क्या हुआ, जिसको मोनोकॉट कहता है। क्या कहता है, उसको मोनोकॉट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गाजर का जड़ देख लो, उसको मूसला जड़ कहते हैं। धान का जड़, सिंपल में आप धान का जड़ देख लो, उसको मूसला जड़ कहा जाता है। धान का जड़ को क्या कहा जाता है, मूसला जड़ कहा जाता है, ठीक है। और देखिए जड़ जो होता है ना, पानी प्लस खनिज क्या करता है और मिट्टी में जकड़न पैदा करता है। पानी, अक्सर आपने जड़ को देखा होगा, जड़ क्या करता है, पानी के द्वारा जो है ना परासरण की विधि से पौधा को मिल जाता है, खनिज भी मिल जाता है। और ये मिट्टी में क्या करता है, जकड़न पैदा करता है। मिट्टी में क्या करता है, जकड़न पैदा करता है, ठीक है। और झगड़ा जड़, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, इसका झगड़ा जड़ हो जाता है। परासरण के द्वारा क्या करता है, पानी जो है कम से उच्च सांद्रता की ओर बहती है। पानी क्या होता है, परासरण जो है कम से उच्च सांद्रता की ओर बहती है। और जल का शुद्धिकरण जो है ना, हम लोग उत्क्रमण परासरण से होता है। जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, तो उत्क्रमण परासरण के द्वारा होता है। जल का शुद्धिकरण क्या होता है, उत्क्रमण परासरण से होता है। जल का शुद्धिकरण उत्क्रमण परासरण के द्वारा होता है, जो कि परासरण का एक विधि है, परासरण का एक विधि है, ठीक है, जिसको हम लोग याद करिए भौतिक
अभिक्रिया हमने पढ़ाया था, जो कि आपका उत्क्रमणीय एक प्रकार का अभिक्रिया, उसी को उत्क्रमण परासरण भी कहा जाता है, उत्क्रम परासरण कहा जाता है। देखिए जटिल उत्तक जो होता है ना, जाइलम और फ्लोएम होता है। जटिल उत्तक क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। जटिल उत्तक क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। और सरल उत्तक कौन होता है? कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है और पेरेनकाइमा होता है। तो सरल 3 प्रकार का होता है। देखिए सिंपल समझिए, उत्तक जो होता है ना, एक होता है जटिल उत्तक, एक होता है सरल उत्तक। तो जटिल उत्तक आपका कौन हो गया? जाइलम और फ्लोएम। जौ से जटिल, जौ से जाइलम, फ्लोएम, जौ से जटिल, जौ से जाइलम और फ्लोएम, याद रखिएगा। सरल क्या होता है? कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है, पेरेनकाइमा होता है। सरल उत्तक कौन होता है? कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है और पेरेनकाइमा होता है। और पुंकेसर जो होता है ये पराकोष और फिलामेंट होता है। पुंकेसर जो होता है पराकोष और फिलामेंट होता है। पुंकेसर को फ्लाकोष और फिलामेंट होता है। पुंकेसर जो होता है पराकोष और फिलामेंट से मिलता है। और स्त्री केसर में क्या होता है? स्टिग्मा होता है, जिसको वर्तिकाग्र कहा जाता है या वर्तिका कहा जाता है, स्टाइल होता है। और अंडाशय ओवरी होता है। तो स्त्री केसर 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है स्टिग्मा, एक क्या होता है? स्टिग्मा, एक क्या होता है? स्टिग्मा होता है, और एक होता है स्टाइल, और एक होता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर के क्या बनता है? आपका स्त्री केसर बनता है। अब पुंकेसर में क्या होता है? पराकोष और फिलामेंट, 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 याद रखिएगा। पराकोष और फिलामेंट, पराकोष और फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका अस्थि जो होता है, जो अस्थि जो हमारा बोन्स होता है, बोन्स जिसको हम लोग हड्डी कहते हैं, बोन्स जो होता है ना वो आपका कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। बोन्स हड्डी जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बनाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है CA3PO4 का हॉल 2, PO4 का हॉल 2, जिसको कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। और उपास्थि होता है ना, उपास्थि जो कि हमारा कान में होता है, नाक में होता है, गर्दन में होता है, आंत में होता है, ठीक है। और जितना भी लचीली हड्डी होता है ना उसमें होता है उपास्थि, जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। कहाँ होता है? कान में होता है। अक्सर आपको कान में देखा होगा कार्टिलेज होता है, नाक में कार्टिलेज होता है। नाक को भी आप मोड़ सोड़ सकते हो, कान को भी मोड़ सोड़ सकते हो, और उसके बाद गर्दन को भी आप घुमा सकते हो, आंत को भी आप मोड़ सोड़ सकते हो। और लचीली हड्डी जितना भी होता है ना उस वहाँ पे कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है। और गर्दन में क्या होता है? पायरुवेट ज्वाइंट होता है। गर्दन में क्या होता है? पायरुवेट ज्वाइंट होता है, जो कि आपका 360 होता है। गर्दन में क्या होता है? पायरुवेट ज्वाइंट होता है, जो कि 360 होता है, ठीक है। और केहुनी में क्या होता है? हिंज ज्वाइंट होता है। कोहनी में क्या होता है? हिंज ज्वाइंट होता है। केहुनी में क्या होता है? हिंज ज्वाइंट होता है। और हाथ में जो आपका क्या होता है? कैंडुलॉइड होता है, कैंडुलॉइड ज्वाइंट होता है, कैंडुलॉइड ज्वाइंट होता है, ठीक है। हाथ में क्या होता है? कैंडुलॉइड ज्वाइंट होता है। और कमर में आपका क्या होता है? बॉल सॉकेट ज्वाइंट होता है। कमर में क्या होता है? बॉल और सॉकेट ज्वाइंट होता है। और एड़ी में क्या होता है? प्लेन ज्वाइंट होता है। एड़ी में क्या होता है? प्लेन ज्वाइंट होता है। और उंगली में क्या होता है? सेडल ज्वाइंट होता है। उंगली में क्या होता है? सेडल ज्वाइंट होता है। उंगली में क्या होता है? सेडल ज्वाइंट होता है। उंगली में क्या होता है? सेडल ज्वाइंट होता है, याद रखिएगा। अब पक्षी को उड़ने में सहायता कौन करता है? खोखली अस्थि, यानी कि जो आपका खोखला बोन्स जो होता है ना वो पक्षी को उड़ने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। पक्षी को उड़ने में सहायता कौन प्रदान करता है? तो खोखला बोन्स जो होता है। और घोंघा हो गया ना, ये मांसल पैर होता है। घोंघा में क्या होता है? मांसल पैर होता है। घोंघा में क्या होता है? मांसल पैर होता है। और केचवा जो होता है ना ये बॉडी को क्या करता है? सिकुड़ कर चलता है। केचवा जो है बॉडी को क्या करता है? सिकुड़ के चलता है, ठीक है। केचवा क्या करता है? बॉडी को सिकुड़ के चलता है। ऐसे करेगा चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। केचवा क्या करेगा? बॉडी को सिक्योर को चलता है। और सांप जो है ना, सांप अपने वलय जिसको रिंग बना करके चलता है। सांप क्या करता है? अपना वलय का रिंग बना करके ऐसे ऐसे चलता है। सांप क्या करता है? अपना वलय रिंग बना करके चलता है। और मछली भी जो क्या करता है? वलय, मछली भी क्या करता है? उसी तरह से सांप की तरह ही आपका वलय बना करके चलता है, ठीक है। और तेलचट्टे जो होता है ना क्या होता है? उसमें 4 पेयर पंख होते हैं। चलचट्टे में कितने पेयर पंख होते हैं? 4। तिलचट्टा में जो होता है ना क्या होता है? 4 पेयर पंख होते हैं, 4 पेयर पंख होता है। और एटीना में क्या होता है? 2 पेयर पंख होता है। और जो है ना आपका क्या बोलते हैं? एटीना में क्या होता है? 6। थोड़ा तेलचट्टे के बारे में आप समझिए। देखिए तेलचट्टा का क्या होता है? इसमें जो होता है ना WBC के कारण ये क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल इसमें होता है, यानी कि इसका ब्लड क्या होता है? उजला होता है। तेलचट्टा का ब्लड क्या होता है? उजला होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें WBC की उपस्थिति के कारण। इसमें RBC नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये लाल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये चीज याद रखिएगा कि तेलचट्टा में क्या होता है? 4 पीस पंख होता है। तेलचट्टा में कितने पीस पंख होते हैं? 4 पीस पंख होते हैं। तेलचट्टा में कितने पीस पंख होते हैं? 4 पीस पंख होता है। और तेलचट्टा में आपने देखा होगा कि 2 पीस एंटीना होता है। कितने पीस एंटीना होता है? 2 पीस एंटीना होता है। कितने पीस एंटीना होता है? 2 पीस एंटीना होता है। और पैर कितने पीस होते हैं? तो 6 पीस पैर होते हैं। कितने पीस पैर होते हैं? 6 पीस जो है ना तिलचट्टे के 6 पीस पैर होते हैं। कितने पीस पैर होते हैं? 6 पीस पैर होते हैं, ठीक है। 6 पीस क्या होते हैं? पैर होते हैं, याद रखिएगा। और जीभ को जो है ना
अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रजनन जरूरी है। जीव को अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन जरूरी है। जीव को अस्तित्व बनाने के लिए क्या है? प्रजनन जरूरी है। जीव को क्या करना चाहिए? अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन जरूरी है। क्या जरूरी है? प्रजनन जरूरी है। ठीक है। और घटक दो होते हैं, एक होता है जैव घटक, एक होता है अजैव घटक। घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के घटक होते हैं। कितने प्रकार के घटक होते हैं? तो दो प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है जैव घटक और एक होता है अजैव घटक। एक होता है जैव घटक, एक होता है अजैव घटक। तो देखिए, जैव घटक में कौन सब हो गया? गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सबको जैव घटक कहते हैं। और अजैव घटक कौन हो गया? जैसे बालू हो गया, मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, ये सभी क्या है? अजैव घटक हैं। ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र बना है जैव और अजैव दोनों से। पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैव और अजैव से बना है। और पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द जो तंत्र है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैव और अजैव दोनों से बना होता है आपका पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। और जैव निम्नीकरणीय जो होते हैं, जो सड़े होते हैं, जो सड़े पौधे होते हैं, जो कि ह्यूमस प्रदान करता है। तो ह्यूमस कहाँ होता है? याद रखिएगा, ह्यूमस जो होता है ना, हमारा मिट्टी का ऊपर वाला जो परत होता है, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस की अधिकता से क्या होगा कि आपका उर्वरा शक्ति काफी मजबूत होता है, याद रखिएगा। और जो कि जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और अजैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं? जो न सड़े, जैसे प्लास्टिक हो गया, जो न सड़े, जो प्लास्टिक हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अजैव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अजैव कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, धुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करता है? तो गर्दन और सिर को जोड़ने का काम करता है धुराग्र संधि। गर्दन और सिर को जोड़ने का काम कौन? धुराग्र संधि, जिसको हम लोग पैरोवेट जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पैरोवेट जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोवेट जॉइंट कहते हैं। और हिंदी में इसको धुराग्र संधि कहते हैं। ठीक है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी होती है, तो उसको, उस अस्थि को क्या कहते हैं? उसको हम खींचती है। क्या कहते हैं? खींचती है। यानी संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी होती है और कठोर एवं मोटी हो जाती है, तथा यह जो है बोन्स को क्या कहते हैं? इस बोन्स को हम लोग खिंचती बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? खिंचती बोन्स कहते हैं। उपास्थि में बने अंग क्या कहलाते हैं? कान। उपास्थि कार्टिलेज किससे बनता है? कान में क्या होता है? कार्टिलेज होता है। कान में क्या होता है? कान हो गया, नाक हो गया, गर्दन हो गया, आंत हो गया, लचीली हड्डी में क्या होता है? कार्टिलेज होता है। ठीक है। हिंज संधि कहाँ होता है? हिंज संधि कहाँ होता है? केहूनी में। केहूनी होता है और आगे पीछे जो करने में हमें मदद करता है। ठीक है। और शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसको क्या कहते हैं? संधि या जोड़ कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। संधि और ज्वाइंट कहते हैं, संधि या ज्वाइंट कहते हैं। शरीर की अस्थि में ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है। कंकाल कहलाता है। और याद रखिएगा, एक होता है कंकाल समीकरण, एक क्या होता है? कंकाल समीकरण। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं ना, क्या बनता है? H2O बनता है। तो ये बैलेंस समीकरण नहीं है। जो समीकरण बैलेंस नहीं होता है उसको हम लोग कंकाल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा। शरीर में उपास्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। और ठीक है। और याद रखिएगा, हमारे पूरा सर में जो है ना 29 हड्डी होता है। 29 हड्डी। फेस में कितना होता है? 14 हड्डी होता है। कान में मिला के 6 हड्डी होता है। एक हमारे क्या होता है? जीभ के अंदर व्हाइट बॉन्ड होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है। ठीक है। याद है। पसली हमारे शरीर में कितने होते हैं? 25 होता है, जो कि 12 दोनों साइड होता है, तो 12 दूना 24 और एक बीच में होता है जिसको 25 कहते हैं। और गर्दन से लेकर के हमारा जो कंधा तक में जो होता है ना, C1 से लेकर के C7 तक की हड्डी होता है, कितने कार्टिलेज होते हैं? बीच में कार्टिलेज होता है। ठीक है। 7, C1 से लेकर के C7 तक, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि को क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। 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 यानी कि जबड़े एवं खोपड़ी के में जो कपाल यानी सिर का जो जोड़ होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता प्रदान करता है? तो मांसपेशी और हड्डी। मांसपेशी और हड्डी। मांसपेशी और हड्डी। और याद रखिएगा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। कौन करने का काम करता है? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। कौन करता है? लिगामेंट। कौन करता है? लिगामेंट। ठीक है। लिगामेंट करता है कार्टिलेज, याद रखिएगा। ठीक है। जो अस्थियां हिल नहीं सकती है उसको हम लोग अचल अस्थि कहते हैं। जो अस्थियां हिल नहीं सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचल कहते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? धुराग्र संधि कहते हैं। कोहनी और घुटने को कौन सी संधि जोड़ती है? हिंज। कोहनी और घुटने को कौन जोड़ता है? हिंज जोड़ता है। सभी दशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो कंदुका
खल्लिका संधि कहते हैं, कंदुका खल्लिका संधि कहते हैं, यानी सभी दशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि को क्या कहते हैं, कंदुका खल्लिका संधि कहते हैं। किस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले से घूमती है उसको धुराक संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, धुराक संधि कहते हैं। बॉल एवं सॉकेट कहाँ होता है, हमारा कमर में होता है, कंधे और कुल्हे में होता है बॉल और सॉकेट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंदुका खिल्लिका संधि कहते हैं। यानी बॉल और सॉकेट को क्या कहते हैं, कंदुका खिल्लिका कहते हैं, बॉल और सॉकेट को क्या कहते हैं, कंदुका खिल्लिका कहते हैं। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है, जिससे आपका हाथ जुड़ा है उसको क्या कहते हैं, देखिए फिर से समझिए, कटोरी और कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ क्या है, जुड़ा है, और एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा अस्थि की कटोरी रूपी गुहा में धंसा हुआ है, जो संधि कहलाती है, जो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। कटोरी कंधे के उस भाग का समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है, और एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा अस्थि की कटोरी रूपी गुहा में धंसा होता है, उस संधि को क्या कहते हैं, कंदुका खंडिका कहते हैं, जिसको हम लोग बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कौन सा संधि जो है एक ही दिशा में गति प्रदान करता है, हिंज, एक ही दिशा में हिंज। किसका शरीर में कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, तो तेलचट्टा, और इसमें WBC के कारण इसका तेल क्या होता है, इसमें उजला ब्लड होता है, व्हाइट ब्लड होता है, और इसमें 2 एंटीना होते हैं, 6 पीस पैर होता है, 4 पीस पंख होता है, याद रखिएगा। किसका अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, तो पक्षी एप्स कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, एप्स कहा जाता है, ठीक है, वायु प्रकोष्ठक होता है। किसकी शरीर में धारा रेशिय होता है, तो मछली में धारा रेशिय होता है। किसका, और याद रखिएगा मछली जो होता है ना वार्म ब्लडेड होता है, मछली क्या होता है, वार्म ब्लडेड होता है, याद रखिएगा। किसका शरीर अनेक वलय में जुड़ा होता है, तो सांप रिंग बना करके ये चलता है। तिलचट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो याद रखिएगा 3 जोड़ी, यानी 6 पीस पैर होते हैं, 2 एंटीना होता है, 4 पंख होता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े पंख होते हैं, तो 2 जोड़े, 4 होता। मेरुदंड कितने कशेरुकों का बना होता है, तो 33। मेरुदंड कितने कशेरुकों का बना होता है, 33, और 29 हड्डी हमारे खोपड़ी में पाया जाता है। स्कल में 29 हड्डी, फेस में 14, कान में 6, ठीक है, और जीभ के अंदर एक व्हाइट बॉन्ड होता है, और पसली जो होता है हमारा क्या होता है, 24 होता है, 25 होता है, 25 दोनों साइड से 12 दूना 24, 12 जोड़ी होता है, 12 दूना 24, और एक बीच में होता है पसली जिससे जोड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद घेंगा किसकी सहायता से गति करता है, तो मोटी मांसल पार्ट से, ठीक है, हमको बता दिए थे पहले। कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है, तो उपास्थ्यों के कारण, किस कारण, उपास्थ्यों के कारण, ठीक है। और एक्सरे मशीन के द्वारा किसी क्षति का पता लगाते हैं, तो अस्थियों की क्षति का पता हम लोग एक्सरे मशीन के द्वारा लगाते हैं। शरीर के किस भागों में संधि होता है, तो कोहनी में होता है, कंधे में होता है, घुटने में होता है, गर्दन में होता है। उसके बाद है पसली पिंजर का क्या कार्य है, तो शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित होते हैं। पसली पंजर का क्या कार्य है, तो शरीर के महत्वपूर्ण अंग क्या होते हैं, इसमें सुरक्षित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है, 24 है, ठीक है, पसलियों की संख्या की रीब कितना है, 24 है, और जिससे ये जुड़ा होता है 1 होगा था, टोटल 25 होता है। शरीर में अचल संधि का उदाहरण क्या है, कंकाल। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, कंट्रा, जिसको टेंडन कहते हैं। कौन जो है तंतु में उत्तक जो उपस्थियों को आपस में जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। तंतु में उत्तक जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, और हड्डी को मांस से जोड़ता है कंडा, जिसको टेंडन कहा जाता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होता है, तो जबड़े में होता है, कहाँ, जबड़े में होता है। और सांप का मेरुदंड होता है लंबा, और शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की संधियां पाई जाती है, तो 3 प्रकार की संधियां पाई जाती है, ठीक है, 3 प्रकार की संधियां पाई जाती है। फेफड़ों की सुरक्षा कौन देता है, तो पिंजर, ठीक है। और हृदय की सुरक्षा कौन करता है, तो पसलियां हृदय की सुरक्षा करता है, ठीक है, पसलियां क्या करता है, हृदय की सुरक्षा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोहनी घुटने के जोड़ किस संधि के द्वारा होता है, तो संधि गुहा के द्वारा होता है। कशेरुकों किसका उदाहरण है, कशेरुक जो है किस संधि किसका उदाहरण है, तो यह है अर्धचल संधि, ठीक है। किस संधि में 2 हड्डियों के बीच उपास्थि के कारण जो हड्डियों के दबाव से उपास्थि दाब जाती है और एक हड्डी दूसरी हड्डी पर झुक जाती है, जिसको हम लोग अर्धचल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचल संधि। किस संधि में 2 से अधिक हड्डियां संधि स्थल पर क्या होता है, हिल डुल सकती है, उसको हम लोग चल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, चल संधि कहते हैं। कोहनी घुटने के जोड़ किस संधि के कारण है, तो यह संधि गुहा के कारण है। तिलचट्टा का शोषण अंग क्या है, तो ट्रेकिया है। फेफड़े का आकार होता है शंकुआकार होता है। मछलियों में उत्सर्जित अंग क्या है, अमोनिया है। और हमारे शरीर में अमोनिया, जब पानी हम लोग ज़्यादा पिएंगे तब हमारे शरीर से अमोनिया निकलेगा, ठीक है। और अमोनिया NH3 होता है, जो कि हेबर विधि से बनाया जाता है और हमारे शरीर में लीवर बनाती है। शरीर में
सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? तो वेना केवा है। कौन है? वेना केवा है। कौन है? वेना केवा है। और खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? तो कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में आपका पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है सजीव विशेषताएं और आवास के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उनको आवास कहा जाता है। ठीक है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो तना के द्वारा होता है। और अनुकूलन किसे कहते हैं? तो परिवेश में रहने के योग्य वाले जीव को अनुकूलन कहते हैं। परिवेश में रहने वाले योग्य रहने वाले को। ठीक है, कौन सा मरुस्थलीय पौधा है? तो कैक्टस है। कैक्टस है जो मरुस्थल में पाया जाता है उसको जीरोफाइट कहा जाता है। क्या कहता है? जीरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, और हाइड्रिलिया पौधा कैसा होता है? तो जलीय पौधा होता है। कौन सा जीव रात्रिचर है? तो चमगादड़ जो है क्या है? रात्रिचर है। वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर फेंक देते हैं उसको उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसको उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो और हमारे शरीर में उत्सर्जन का काम 5 तरह से होता है, जैसे कि आपका पसीना के द्वारा हो गया, फेफड़ा के द्वारा हो गया, ठीक है, और एनस के थ्रू हो गया। ठीक है, होता है। और याद रखिएगा कि जो हमारे शरीर में जो है ना ब्लेडर भी, अब जो मूत्र जो हम लोग त्यागते हैं वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन ही है। ठीक है, मल त्यागते हैं वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन ही है। ठीक है, और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान भी क्या होता है? 7.4 होता है। और मुंह में अगर 5.5 मतलब 5.5 पीएच मान से अगर कम हो गया, अम्लता ज्यादा हो गया, तो हमारे दांत का इनामेल क्या होता है? वो उसका क्षय होने लगता है, यानी कि दंत क्षय होने लगता है। और दंत क्षय को बनाए रखने के लिए हम लोग टूथपेस्ट करते हैं जो कि क्षारीय होता है और हमारे मुंह को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनामेल जो होता है हमारा मुंह का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो आपका किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। CA3FO4 का हॉल 2 से बना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है कि पर्वतीय प्रदेशों के पौधे के पत्ते होते हैं सुई के आकार के। पर्वतीय पौधे के पत्तों कैसे होते हैं? सुई के आकार के होते हैं। बीजों के अंकुरन के लिए आवश्यक कारक क्या है? तो वायु है, जल है, प्रकाश है। ठीक है, वायु, जल है और प्रकाश है। तो वायु एक प्रकार का क्या है? याद रखिएगा, वायु जो एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, और जल भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। अब प्रकाश जो है रासायनिक अभिक्रिया 1% लेकर के क्या करता है? पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। और जो कि आपका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है? आपका ग्लूकोज होता है। सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या होता है? आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट आपका क्या होता है? वो आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं की क्या विशेषता है? तो मोटी त्वचा होती है, शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं और शरीर क्या होता है? फर से ढका होता है। पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है उसको क्या? जल से ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है जल से। ठीक है, और जल प्रासरण विधि के द्वारा जड़ के थ्रू लेता है। ठीक है, जड़ 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका मूसला जड़ और एक होता है आपका झखाड़ जड़, झखाड़ी जड़, या उसको झखड़ा जड़ कहते हैं। जैसे धान गेहूं का जड़ को झगड़ा जड़ कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तन जैसे कि कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को क्या कहते हैं? उद्दीपन। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है? तो लाल, दूसरा आपका नीला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप का क्या ग्रहण करता है? तो CO2 ग्रहण करता है। कहाँ से? वायुमंडल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप कौन सी गैस मतलब कि आपका बाहर निकालता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो स्टोमाटा। कौन है? स्टोमाटा जिम्मेदार है। ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। कहाँ तक? ग्रेना में। कहाँ? ग्रेना में। कहाँ? ग्रेना में। शोषण के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर के पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है? तो स्टोमाटा। स्टोमाटा स्टोमाटा इसी में गार्ड सेल होता है, इसी में गार्ड सेल होता है। ठीक है, और पौधे की पत्तियां शोषण की क्रिया में वायु को अंदर ले जाती है और इस प्रक्रिया को अगले चरण में पत्तियों के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑक्सीजन का क्या करता है? उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। और मृदा, जल एवं वायु किस आवास के घटक हैं? तो अजैव आवास के घटक हैं। किसके? अजैव आवास के घटक हैं। ठीक है,
उसके बाद उद्दीपन किसे कहते हैं, तो वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहा जाता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही हमारा उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र बना है किससे, जैव और अजैव भाग से। यह दो प्रकार का होता है, जैव और अजैव होता है। जैव में गाय भैंस हो गया, बकरी हो गया। अजैव में कौन हो गया, बालू मिट्टी लकड़ी हो गया। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय में जो सड़ जाते हैं जिससे ह्यूमस बनता है उसको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अजैव निम्नीकरणीय जो सड़ता नहीं है जैसे प्लास्टिक हो गया वो क्या होता है, अजैव निम्नीकरणीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि जलीय पौधे का तना होता है लंबा एवं हल्का और खोखला होता है। ठीक है, और डॉल्फिन और व्हेल मछली सांस कैसे लेती है, तो वात छिद्रों के द्वारा। ठीक है, और बीज सजीव है या निर्जीव, यह सजीव है। बीज क्या, सीड क्या, सजीव है या निर्जीव है, तो सजीव है। और कायिक प्रजनन किससे कहा जाता था, पौधे में बीजों के अतिरिक्त अन्य भाग में प्रजनन को हम लोग कायिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, केचुआ सांस कैसे लेता है, तो त्वचा से, सांस त्वचा से लेता है। ठीक है, और कैक्टस मरुस्थल में जीवित रहता है एक मोटी मोमी परत के कारण, लंबी जड़ों के कारण, छोटी पत्तियों के कारण। ठीक है, याद रखिए अजैव घटक में वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश प्रताप, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी अजैव घटक हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं, तो वह विशिष्ट संरचनाएं जो किसी पौधे तथा जंतु को उसके प्रवेश रहने के योग बनाती है, प्रवेश रहने के योग बनाती है, उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पर्वतीय तनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है, तो पत्ते चौड़े होते हैं, यह विशेषता नहीं है। किन जानवरों की त्वचा मोटा होता है जो वाष्पीकरण को रोकती है और उसे पसीना नहीं आता है, इसलिए वे लंबे समय तक पानी के बिना भी रह सकते हैं। तो कौन है, तो रेगिस्तान के जानवर, जो कि आपका ऊंट हो गया। ठीक है, ऊंट हो गया। और ऊंट के आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है, और लंबा के आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। याद रखिएगा। ठीक है, कैक्टस के पौधे के पत्तियों के आकार कैसा होता है, जो पत्तियों से पानी की कमी को कम करने में मदद करता है, तो वाष्पोत्सर्जन। क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल धारा पानी में रखते हैं तथा शोषण के लिए जल में विलय वायु जिसका प्रयोग करते हैं, तो क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। वे जीवित कोशिकाएं, वे जीवित वस्तुएं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करती है उसको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जैसे स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, जो भोजन खुद बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन। और क्रिया कहाँ, तो एल्वियोली में होता है, फेफड़ा के एल्वियोली में होता है। संतान और बीज के उत्पादन को प्रजनन कहा जाता है। और हमारे पृथ्वी पर अगर हमको ज़्यादा लंबे समय तक रहना है तो हमको प्रजनन करना ही पड़ेगा। किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो नाइट्रोजन। याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 और O2 का आदान प्रदान आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है, तो ये पत्तियों में अवस्थित रंध्रों से, जिसको हम लोग रंध्रों के द्वारा, किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। ठीक है, जब आप नंगे पैर टहल रहे हैं तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाता है, तो आप किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं, तो उद्दीपन। क्या करते हैं, उद्दीपन। ठीक है, वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को भी हम लोग उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसको क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। क्या करते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि किस गति के उदाहरण है, तो आवर्ती गति के उदाहरण है। ठीक है, देखिए पार्क में लगे सामान्य झूला हो गया, घड़ी के पेंडुलम हो गया, गिटार के तार हो गया, ढोलों के पृष्ठ हो गया, ये सभी किसके उदाहरण है, तो आवर्ती गति के उदाहरण है। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि वह वस्तु किसी नियत बिंदु से दूरी रहती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग वर्तुल गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तुल गति। क्या कहते हैं, वर्तुल गति कहते हैं। क्या करते हैं, वर्तुल गति कहते हैं। देखिए मापन के जो है ना, देखिए मापन पहले के ज़माने में हम लोग मापन किससे करते थे, पैर से करते थे, हाथ से करते थे। और अभी के समय में हम लोग मापन किससे करते हैं, CGS पद्धति में करते हैं, FPS पद्धति में करते हैं, MKS प्रणाली में करते हैं। और ये सभी जो CGS पद्धति होती है ना, CGS पद्धति जो होता है, FPS पद्धति होता है, MKS पद्धति होता है, इसका जो है ना ये SI पद्धति है। ये क्या है, SI पद्धति है। ठीक है, जो कि 1971 में जो है ना फ्रांस में
सबसे पहले फ्रांस के पेरिस में जो है ना यह पद्धति अपनाया गया था। सबसे पहले फ्रांस के पेरिस में जो है यह पद्धति 1971 में अपनाया गया। और पहले के ज़माने में हम लोग पैर से, हाथ से, बीच से करते थे, ठीक है, और फिंगर से हम लोग करते थे, ये मापन करते थे। और याद रखिएगा प्रकाश जो है ना एक प्रकार का क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन अगर ध्वनि की बात करेगा तो वो एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश का चाल जो होता है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। अब पानी में बोलेगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश में, ठीक है, याद रखिएगा पानी में, ठीक है। और याद रखिएगा प्रकाश जो है ना क्या करता है, गमन करता है सरल रेखा में। प्रकाश गमन किस में करता है, सरल रेखा में प्रकाश आपका क्या करता है, गमन करता है, ठीक है। ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है जो कि क्या है, आपको अभी हम जस्ट ने बताया। ध्वनि क्या प्रकार, एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, जिसका वेग जो है ना 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और यह जो है निर्वात में गमन नहीं करता है, निर्वात में गमन नहीं करता। और यह एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है, ठीक है, सीधी तरंग है, सीधी तरंग है। और इसका कंपन 0 डिग्री होता है। ध्वनि जो होता है ना यह एक सीधी तरंग है और इसका जो है ना 0 डिग्री कंपन होता है। इसमें क्या होता है, 0 डिग्री कंपन होता है। मतलब यहाँ गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तब आपको सुनाई देगा, ठीक है। और प्रकाश क्या है, सरल रेखा में गमन करता है। वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। ध्वनि का 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ेगा तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, ध्वनि का जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा स्पीड जो है बढ़ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ा तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, इसका ध्वनि का जो है वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा दर्पण में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है। और लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है। और लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। विद्युत का स्रोत की बात करेगा तो आपका कौन है, सेल, जिसको हम लोग बैटरी भी कहते हैं। और दूसरा आपका जनरेटर कहते हैं, जो कि AC DC में होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि विद्युत का स्रोत आपका समझ गए, बैटरी होता है। पहला क्या हो गया, बैटरी होता है। और दूसरा क्या हो गया, जनरेटर, जो कि AC DC में फॉर्मेशन करता है, आपका इन्वर्टर हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा जो छोटे छोटे जो होता है ना करंट जो होता है वो डायनमो क्या कहते हैं, उसको डायनमो कहते हैं। जो छोटा होता है उसको डायनमो कहा जाता है। जैसे जनरेटर हो गया, ठीक है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने का काम। डायनमो क्या करता है, डायनमो हो गया, जनरेटर हो गया, यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है। और याद रखिएगा कि H बराबर I² होता है, I² होता है। H बराबर क्या होता है, H बराबर क्या होता है, I² होता है, ठीक है। ओम्स का लॉ आपने पढ़ा होगा, H बराबर I² होता है, जो कि किसने दिया, तो ये जूल ने दिया था। H बराबर I² किसने दिया था, जूल दिया था। किसने दिया, जूल दिया। I बराबर धारा, R बराबर प्रतिरोध, T बराबर समय, याद रखिएगा जूल दिया था। किसने दिया था, जूल दिया था। अब विद्युत का स्रोत कौन होता है, सेल या बैटरी होता है। दूसरा जनरेटर AC DC देता है, याद रखिएगा। छोटा जो हो गया वो डायनमो हो गया, डायनमो कहा जाता है। और डायनमो और जनरेटर जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। अब याद रखना है पिंड के बारे में। किसके बारे में, पिंड के बारे में। देखिए पिंड जो होता है ना 2 तरह का होता है, एक होता है दीप्त पिंड, एक होता है अदीप्त पिंड। पिंड कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है दीप्त पिंड, एक होता है अदीप्त पिंड। द दीप्त पिंड किसको कहता है, जो कि खुद की रोशनी जिसके पास होता है उसको दीप्त पिंड कहता है। जिसका खुद का रोशनी होता है उसको दीप्त पिंड कहा जाता है। जैसे सूरज हो गया, जुगनू हो गया, बल्ब हो गया और ट्यूब हो गया। ट्यूब आपने देखा होगा, घर भर में आपने यूज किया होगा। इसको दीप्त पिंड कहा जाता है। अदीप्त पिंड होता है जो कि खुद की रोशनी जिसमें नहीं होता उसको अदीप्त पिंड। जैसे चांद हो गया, क्या हो गया, चांद हो गया, याद रखिएगा। और याद रखिएगा पदार्थ जो है ना 2 तरह से होता है, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। पदार्थ क्या होता है, एक चालक होता है, कुचालक होता है। चालक क्या हो गया, जो कि विद्युत का अपघट्य होता है। जैसे धातु हो गया, विद्युत का अपघट्य हो गया, जो कि चालक होता है। विद्युत का अपघट्य हो गया, धातु जैसे पदार्थ क्या हुआ, चालक हो गया। कुचालक हो गया जिसको पोर्सलिन होता है, किसको, पोर्सलिन हो गया। उसके अभ्रक हो गया, रबड़ हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद हाइड्रोकार्बन हो गया, उसके बाद आशुद्ध जल हो गया, शुद्ध जल हो गया। इसको कुचालक कहते हैं। क्योंकि देखिए आप पहले इसको फिर से समझिए, सिंपल में फिर से समझिए। देखिए विद्युत जो है ना 2 तरह से आपके क्या होते हैं, चालन करते हैं। 2 तरह से 2 पदार्थों में चालन करते हैं। एक होता है चालक पदार्थों में विद्युत का चालन होता है, एक कुचालक पदार्थों में एक होता है कुचालक जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता। तो चालन में किस में हो गया, धातु हो गया, जैसे लोहा हो गया,
ठीक है, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, इन अशुद्ध जल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, इसमें विद्युत का चालन होता है। ठीक है, इसमें विद्युत का चालन होता है और यह विद्युत का क्या होता है, अवघट्ट होता है। चालक जितने भी होते हैं सभी विद्युत का क्या होता है, अवघट्ट होता है। और कुचालक जितने होते हैं जिसमें विद्युत का बिल्कुल भी अवघट्ट नहीं होता, मतलब इसमें विद्युत प्रवाह करता ही नहीं है। जैसे पोर्सलिन हो गया, पोर्सलिन पोर्सलिन पोर्सलिन, अभ्रक अभ्रक अभ्रक, रबर रबर रबर, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, अशुद्ध जल अशुद्ध जल, शुद्ध जल शुद्ध जल। ठीक है, इसमें कभी भी विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कभी भी विद्युत का चालन नहीं होता। तो इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और जैसे जैसे बात आएगा और भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं रखते हैं। ठीक है, 1 घंटा से प्लस हो गया, इसका पार्ट 2 बनाएंगे और धीरे धीरे हम लोग इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने में। तब तक के लिए बाय।